गांव भैरवपुर की सुबह हमेशा की तरह धुंध से ढकी हुई थी, लेकिन उस दिन हवा में कुछ अजीब बेचैनी थी। खेतों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं, मानो धरती ने रात भर अपने आंसू छुपाकर रखे हों। उसी गांव के किनारे एक मिट्टी का घर था, जहां रघुवीर नाम का किसान रहता था। साधारण कपड़े, धूप से काली पड़ी त्वचा और आंखों में गहराई, जैसे हर मौसम का हिसाब उनमें दर्ज हो। रघुवीर के पास 2 बीघा जमीन थी, जो उसके पिता ने छोड़ी थी। पिछले 3 साल से बारिश धोखा दे रही थी, कभी बाढ़, कभी सूखा। कर्ज बढ़ता जा रहा था। बैंक वाले हर महीने आते, कागज दिखाते, धमकी देते। गांव का साहूकार दयाल सिंह तो जैसे उसकी मजबूरी पर मुस्कुराता था। उस रात रघुवीर देर तक जागता रहा। उसकी पत्नी गौरी ने पूछा, कब तक यूं ही लड़ते रहोगे हालात से? रघुवीर ने धीमे स्वर में कहा, जब तक सांस है खेत नहीं छोड़ूंगा। पर अगले ही दिन एक खबर आई जिसने सब बदल दिया। जिला प्रशासन ने घोषणा की कि गांव की जमीन एक बड़ी कंपनी को दी जाएगी। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट बनेगा, किसानों को मुआवजा मिलेगा। कागजों में मोटी रकम लिखी थी, पर असलियत में आधी भी नहीं। गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग खुश थे, पैसा मिलेगा, शहर चलेंगे। कुछ चुप थे। रघुवीर के भीतर आग जल उठी। वह जानता था, जमीन गई तो पहचान खत्म। उसी शाम पंचायत बुलाई गई। सरपंच ने कहा, सरकार का आदेश है, विरोध करोगे तो केस होगा। रघुवीर खड़ा हुआ। उसकी आवाज कांप नहीं रही थी। सरकार हम हैं, हमारी जमीन बिना हमारी मर्जी नहीं जाएगी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। उसी क्षण दयाल सिंह ने ताना मारा, बहुत बड़े नेता बन रहे हो। रघुवीर ने उसकी आंखों में देखा, नेता नहीं किसान हूं, और किसान जब खड़ा होता है तो राज बदल जाते हैं। उस रात रघुवीर के घर के बाहर कुछ अनजान लोग घूमते दिखे। सुबह खेत में आग लगी मिली। आधी फसल जल चुकी थी। यह दुर्घटना नहीं थी, यह चेतावनी थी। गौरी रो पड़ी। अब क्या होगा? रघुवीर ने राख को हाथ में उठाया, मुट्ठी कस ली। अब लड़ाई शुरू होगी। उसने गांव-गांव जाकर किसानों को समझाना शुरू किया। दस्तावेज पढ़े, कानून समझा। पता चला कि अधिग्रहण में कई गड़बड़ियां हैं। मुआवजे की सूची में मृत लोगों के नाम थे। कुछ जमीनें कागजों में पहले ही बेची जा चुकी थीं। सस्पेंस यहीं गहराने लगा। किसने यह खेल रचा? एक दिन रात में उसे एक लिफाफा मिला, बिना नाम का। अंदर फाइल की कॉपी थी, जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय की मुहर थी और नीचे हस्ताक्षर, लेकिन तारीख भविष्य की थी। रघुवीर चौंक गया। क्या यह फर्जी दस्तावेज था या कोई बड़ा षड्यंत्र? उसी रात उसे फोन आया। अनजान आवाज, अगर जान प्यारी है तो चुप रहो। रघुवीर ने फोन काट दिया। डर था, लेकिन उससे बड़ा था संकल्प। अगले हफ्ते उसने जिला कलेक्टर से मिलने का समय लिया। कलेक्टर ने पहले तो अनसुना किया, फिर जब दस्तावेज देखे तो चेहरा बदल गया। ये कागज आपको कहां से मिले? सच खुद रास्ता ढूंढ लेता है, रघुवीर ने जवाब दिया। कलेक्टर ने धीमे स्वर में कहा, यह मामला बहुत ऊपर तक जाता है। गांव में अफवाह फैल गई कि रघुवीर को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। एक स्वतंत्र पत्रकार आर्या मेहरा गांव पहुंची। उसने खबर बनाई, किसानों की जमीन पर साजिश। वीडियो वायरल हो गया। राज्य भर में हलचल मच गई। तभी कहानी में पहला बड़ा मोड़ आया। राजधानी से आदेश आया कि अधिग्रहण फिलहाल रोका जाए, जांच कमेटी बनेगी। गांव में खुशी थी, लेकिन रघुवीर शांत था। उसे पता था असली खेल अभी बाकी है। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि कंपनी के मालिक का संबंध सत्ताधारी दल के एक बड़े मंत्री से है। दस्तावेजों में हेराफेरी हुई थी, कई अफसर मिले हुए थे। लेकिन अचानक जांच अधिकारी का तबादला हो गया। फाइल गायब, मीडिया पर दबाव। आर्या ने रघुवीर से कहा, अब यह लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं रही। रघुवीर की आंखों में चमक आई, अब यह न्याय की है। एक रात आर्या का एक्सीडेंट हो गया, ब्रेक फेल। वह बच गई, लेकिन संदेश साफ था। रघुवीर समझ गया, उसे राजधानी जाना होगा। वह पहली बार शहर पहुंचा। ऊंची इमारतें, चमकती सड़कें और भीतर छुपी राजनीति। मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की, पर गेट पर रोक दिया गया। तभी अचानक एक बुजुर्ग अधिकारी ने उसे अलग बुलाया। तुम्हारे पिता का नाम हरिराम था? रघुवीर चौंका। हाँ, वो कभी आंदोलनकारी थे। उन्हें भी चुप कराया गया था। रघुवीर के भीतर कुछ टूटकर जुड़ गया। क्या उसके पिता की मौत भी साधारण नहीं थी? यह रहस्य कहानी को और गहरा कर गया। उसने सूचना का अधिकार लगाया, पुराने रिकॉर्ड निकलवाए।
पाया कि उसके पिता ने भी एक भूमि घोटाले का पर्दाफाश किया था और कुछ महीनों बाद उनकी रहस्यमयी मृत्यु हो गई थी। अब यह सिर्फ वर्तमान नहीं, अतीत की लड़ाई भी थी। राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। रघुवीर ने सारे दस्तावेज सार्वजनिक कर दिए। राज्य में तूफान मच गया। विपक्ष ने मुद्दा उठाया, सत्ता पक्ष में दरारें दिखने लगीं और फिर सबसे बड़ा सरप्राइज, मुख्यमंत्री ने खुद जांच आयोग गठित किया और लाइव संबोधन में कहा, यदि कोई भी दोषी पाया गया, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, बख्शा नहीं जाएगा। कुछ लोग बोले राजनीतिक चाल है, कुछ बोले सच्चाई की जीत। लेकिन असली चौंकाने वाला पल अब भी बाकी था। जांच में साबित हुआ कि भूमि घोटाले के पीछे वही मंत्री था जो मुख्यमंत्री का सबसे करीबी माना जाता था। मुख्यमंत्री ने उसे पद से हटा दिया। राज्य की राजनीति हिल गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद मुख्यमंत्री ने रघुवीर को राजधानी बुलाया। तुमने सिस्टम को आईना दिखाया है, उन्होंने कहा। क्या तुम इस सिस्टम को बदलने में साथ दोगे? रघुवीर स्तब्ध था। चुनाव आने वाले हैं, हमें तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है। गांव का साधारण किसान राजनीति के केंद्र में। गौरी ने कहा, यह रास्ता और कठिन है। रघुवीर मुस्कुराया। खेत जोतना भी आसान नहीं था। चुनाव हुए, जनता ने उसे चुना, पहले विधायक, फिर कृषि मंत्री। उसने किसानों के लिए पारदर्शी भूमि नीति बनाई। मुआवजा दोगुना हुआ, डिजिटल रिकॉर्ड शुरू हुए। लेकिन सत्ता का खेल आसान नहीं होता। एक रात उसे फिर वही अनजान आवाजें सुनाई दी, तुम भूल रहे हो, विश्वास टूटते हैं। और रघुवीर को फैसला लेना होता है, सत्ता या सिद्धांत। और अंत में जब मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगते हैं और पार्टी संकट में होती है, रघुवीर सच्चाई के साथ खड़ा रहता है। जनता उसका साथ देती है। राज्य में नया अध्याय शुरू होता है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य कारणों से पद छोड़ते हैं। पार्टी सर्वसम्मति से नए नेता का नाम घोषित करती है। नाम था रघुवीर हरिराम। गांव का किसान जिसने अपनी जली हुई फसल की राख से शुरुआत की थी, राज्य का मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन उसकी शपथ लेते समय उसकी आंखों में सत्ता का गर्व नहीं था, सिर्फ वही मिट्टी की खुशबू जिसने उसे खड़ा किया था। और जब वह पहली फाइल पर हस्ताक्षर करता है तो उसमें लिखा होता है, किसान की जमीन, किसान की मर्जी। राजधानी की सर्द हवा में एक अजीब खामोशी घुली हुई थी। अश्व नेटवर्क के खुलासे के बाद राज्य की राजनीति स्थिर दिख रही थी, लेकिन रघुवीर जानता था, शांति अक्सर तूफान से पहले आती है। मुख्यमंत्री कार्यालय की खिड़की से बाहर देखते हुए उसे वही काला शतरंज का घोड़ा याद आया जो अब भी उसकी मेज पर रखा था। वह केवल प्रतीक नहीं था, चेतावनी था। इसी बीच राज्य में एक नई योजना की घोषणा हुई, कृषि नवजागरण मिशन। इसका उद्देश्य था छोटे किसानों को तकनीक, सिंचाई और सीधे बाजार से जोड़ना। योजना की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी, लेकिन जैसे जैसे किसानों का बिचौलियों पर निर्भरता कम होने लगी, कुछ पुराने आर्थिक हित प्रभावित होने लगे। एक शाम मीरा तेजी से उसके कक्ष में आई। उसके चेहरे पर घबराहट थी। सर, मिशन के डेटा सर्वर में बाहरी एक्सेस का प्रयास हुआ है। कोई किसानों के बैंक खातों की जानकारी चुराने की कोशिश कर रहा है। रघुवीर ने तुरंत साइबर टीम को अलर्ट किया। जांच में पता चला कि हमला राज्य के बाहर से नहीं, भीतर से हुआ था। कोई अंदर का व्यक्ति सिस्टम की चाबी इस्तेमाल कर रहा था। उसी रात राजधानी के एबीए के एक बड़े उद्योगपति समरदीप खन्ना ने मीडिया में बयान दिया कि राज्य सरकार की कृषि नीति से निवेशक भाग रहे हैं। बाजार में अफवाह फैली, राज्य आर्थिक संकट में है। शेयर गिरे। विपक्ष ने विधानसभा में हंगामा किया। रघुवीर को समझ आ गया, यह समन्वित हमला है। कुछ दिनों बाद एक और चौंकाने वाली घटना हुई। कृषि नवजागरण मिशन के अंतर्गत एक बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट का बांध अचानक दरक गया। तकनीकी रिपोर्ट ने कहा, डिजाइन में छेड़छाड़ हुई है। यदि समय पर पता न चलता तो सैकड़ों गांव डूब सकते थे। यह केवल भ्रष्टाचार नहीं, सुनियोजित सैबोटेज था। मीरा ने रात 2 बजे रिपोर्ट दी, सर, प्रोजेक्ट की मूल फाइल और संशोधित फाइल में अंतर है। किसी ने अंतिम स्वीकृति से पहले ब्लूप्रिंट बदला। रघुवीर की भौहें तन गईं। किसने साइन किया था अंतिम ड्राफ्ट पर? नाम सामने आया, एक युवा मंत्री आर्यन मल्होत्रा, जिसे रघुवीर ने खुद आगे बढ़ाया था। महत्वाकांक्षी, तेज और मीडिया का प्रिय चेहरा। रघुवीर ने उसे बुलाया। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, सर, मैं निर्दोष हूं, मुझे भी फंसाया जा रहा है। उसकी आंखों में डर था या अभिनय, पहचानना मुश्किल था। इसी दौरान आर्या को एक गुप्त कॉल मिला। कॉलर ने कहा,
अश्व सिर्फ नेटवर्क नहीं विचार है, जब तक लालच है वह जिंदा रहेगा। आर्या ने नंबर ट्रेस करने की कोशिश की, पर वह हर बार बदल जाता। राज्य में अचानक किसानों के खातों में अजीब लेन देन दिखने लगे। कुछ को अनजाने पैसे मिले, फिर उसी रकम का दोगुना कर्ज दिखाया गया। यदि यह योजना विफल होती तो किसानों का भरोसा टूट जाता। रघुवीर ने आपात बैठक बुलाई। यह हमला मुझ पर नहीं, किसानों पर है। जांच तेज हुई। साइबर टीम ने एक छुपा हुआ सर्वर खोजा जो राजधानी के ही एक सरकारी गेस्ट हाउस से संचालित हो रहा था। वहां छापा पड़ा, लेकिन कमरा खाली मिला। सिर्फ एक लैपटॉप जिसमें आखिरी स्क्रीन पर वही काला शतरंज का घोड़ा दिख रहा था। यह चुनौती थी। कुछ ही दिनों में आर्यन मल्होत्रा की कॉल रिकॉर्ड सामने आई। वह समरदीप खन्ना से लगातार संपर्क में था। दोनों की एक गुप्त बैठक का वीडियो भी सामने आया। रघुवीर के सामने सच खुलने लगा। आर्यन महत्वाकांक्षा में अंधा हो चुका था। उसे वादा किया गया था कि अगला मुख्यमंत्री वही होगा यदि वह सरकार को अस्थिर कर दे। जब यह खुलासा हुआ, आर्यन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया, मुख्यमंत्री तानाशाही कर रहे हैं, मैं सच उजागर करूंगा। लेकिन उसी दौरान साइबर टीम ने सर्वर से डिलीट हुआ डेटा रिकवर कर लिया। उसमें स्पष्ट था, ब्लूप्रिंट की छेड़छाड़ आर्यन के निजी पासवर्ड से हुई थी। विधानसभा में तूफान आया। विश्वास मत फिर से हुआ। इस बार अंतर कम था। रघुवीर ने सार्वजनिक संबोधन में कहा, सत्ता कुर्सी नहीं, जिम्मेदारी है। जो इसे खेल समझेगा वह खुद मोहरा बन जाएगा। आर्यन गिरफ्तार हुआ। समरदीप खन्ना पर भी आर्थिक अपराध का केस चला, लेकिन गिरफ्तारी से पहले समरदीप ने एक बयान दिया, मैं अकेला नहीं हूं, खेल अभी बाकी है। इसी बीच मीरा ने एक और चौंकाने वाली जानकारी दी। सर, जिस दिन आपके पिता की मौत हुई थी उसी दिन समरदीप के पिता भी उसी जिले में थे। पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए। पता चला समरदीप के पिता उस समय भूमि सौदों में मध्यस्थ थे। क्या यह बदले की लंबी श्रृंखला थी? रघुवीर के मन में सवाल उठे। क्या अश्व नेटवर्क सिर्फ आर्थिक नहीं, पीढ़ियों से जुड़ा गठजोड़ है? राजधानी में स्थिति स्थिर होने लगी थी कि अचानक मुख्यमंत्री निवास के बाहर विस्फोट हुआ। सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन संदेश स्पष्ट था, डर पैदा करना। रघुवीर ने सुरक्षा बढ़ाने से इनकार किया। अगर मैं दीवारों के पीछे छिप गया तो जनता मुझ पर भरोसा क्यों करेगी? उसकी यह बात जनता के बीच और फैल गई। केंद्र से फिर दबाव आया, स्थिति संभालिए, अन्यथा राष्ट्रपति शासन पर विचार होगा। यह अंतिम चाल हो सकती थी। रघुवीर ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया और सारे सबूत खुले मंच पर रख दिए। लाइव प्रसारण हुआ। जनता ने देखा कैसे नेटवर्क वर्षों से काम कर रहा था। विपक्ष भी चुप हो गया। आखिरकार केंद्र को पीछे हटना पड़ा। लेकिन उसी रात मीरा गायब हो गई, उसका फोन बंद। आखिरी लोकेशन शहर के बाहरी इलाके का एक परित्यक्त गोदाम। रघुवीर ने विशेष टीम भेजी। गोदाम में अंधेरा था। अंदर दीवार पर वही काला घोड़ा बना हुआ था। मीरा कुर्सी से बंधी थी, लेकिन जिंदा। हमलावर भाग चुके थे। सिर्फ एक रिकॉर्डेड संदेश छोड़ा गया था, राजनीति में जीतने वाला भी हारता है। मीरा ने बताया, उन्होंने कहा कि असली संचालक सामने आएगा जब आप सबसे मजबूत महसूस करेंगे। रघुवीर ने खिड़की से बाहर उगते सूरज को देखा। उसके सामने अब दो रास्ते थे, डरकर सीमित सुधार करना या पूरी व्यवस्था बदल देना। उसने दूसरा चुना। राज्य में राजनीतिक फंडिंग पारदर्शी की गई। अफसरों के तबादले एल्गोरिथम से होने लगे। भूमि रिकॉर्ड ब्लॉकचेन पर डाले गए। यह कदम ऐतिहासिक था, लेकिन कहानी यहीं शांत नहीं होती। कुछ महीनों बाद एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की रिपोर्ट आई। राज्य में अचानक विदेशी निवेश बढ़ा है। निवेशक कौन है यह स्पष्ट नहीं। मीरा ने कहा, सर, पैसा साफ दिख रहा है पर स्रोत छिपा है। रघुवीर समझ गया, अश्व शायद अब सीमा पार चला गया है। और ठीक उसी समय उसे एक गुमनाम पत्र मिला। जब जड़ें गहरी हों तो पेड़ काटने से कुछ नहीं होता, जड़ों तक आओ। पत्र के नीचे सिर्फ एक चिन्ह था, काला घोड़ा। रघुवीर ने पत्र मोड़ा, जेब में रखा। उसकी आंखों में थकान नहीं, आग थी, क्योंकि यह सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं रही थी। यह व्यवस्था की जड़ों तक जाने की यात्रा बन चुकी थी। राजधानी पर बारिश की हल्की परत चढ़ी हुई थी। आसमान में बादल थे, पर असली घने बादल सत्ता के गलियारों में मंडरा रहे थे। रघुवीर ने गुमनाम पत्र को कई बार पढ़ा। जड़ों तक आओ, यह सिर्फ धमकी नहीं थी, दिशा भी थी। मीरा ने विदेशी निवेश की फाइलें उसके सामने रखीं। कंपनियों के नाम साफ सुथरे थे, कागजी रूप से सब वैध।
लेकिन जब परतें खोली गईं तो पता चला उनके मालिकाना ढांचे में दर्जनों शेल कंपनियां थीं जिनका अंतिम लाभार्थी छिपा हुआ था। पैसा मॉरिशस, दुबई और सिंगापुर होते हुए राज्य में आ रहा था, और आश्चर्य, इनमें से कई कंपनियां वही जमीन खरीद रही थीं जो कृषि सुधारों से उपजाऊ और महंगी हो चुकी थीं। रघुवीर ने धीमे स्वर में कहा, अश्व ने रणनीति बदल दी है। अब वे विरोध नहीं करेंगे, वे खरीदेंगे। इसी बीच एक और झटका लगा। राज्य के वित्त सचिव ने इस्तीफा दे दिया। आधिकारिक कारण व्यक्तिगत, लेकिन मीरा ने बताया कि इस्तीफे से एक रात पहले उनकी गुप्त मुलाकात एक विदेशी प्रतिनिधि से हुई थी। सीसीटीवी फुटेज रहस्यमय तरीके से गायब थी। आर्या ने अपनी खोजी रिपोर्ट में खुलासा किया कि विदेशी निवेशकों के सलाहकारों में एक नाम बार बार उभर रहा है, वीपी ग्लोबल कंसल्टिंग। यह वही अक्षर थे, वीपी विक्रम प्रताप। जेल में बंद होने के बावजूद उसका नेटवर्क सक्रिय था। रघुवीर ने जेल मुलाकात का निर्णय लिया। विक्रम प्रताप शांत बैठे थे, जैसे सब पहले से जानते हों। आप जीत गए, रघुवीर ने कहा। विक्रम हल्के से मुस्कुराए। राजनीति में कोई स्थायी जीत नहीं होती। आपने शाखाएं काटी, जड़ें नहीं। जड़ें कहाँ हैं? रघुवीर ने सीधे पूछा। विक्रम ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा, जिसे आप दुश्मन समझते हैं वह मोहरा है। यह वाक्य रघुवीर के मन में गूंजता रहा। उधर राज्य में किसानों के बीच एक नई अफवाह फैलने लगी। सरकार उनकी जमीन विदेशी कंपनियों को बेचने वाली है। सोशल मीडिया पर फर्जी दस्तावेज वायरल हुए। कुछ जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। मीरा ने विश्लेषण किया, ये दस्तावेज बहुत पेशेवर तरीके से बनाए गए हैं, अंदर की जानकारी के बिना संभव नहीं। रघुवीर ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई, लेकिन बैठक के दौरान ही बिजली कुछ मिनटों के लिए चली गई। बैकअप सिस्टम भी देर से चालू हुआ। अंधेरे में कुछ फाइलें गायब हो गईं। यह संयोग नहीं था। जांच में पता चला कि आईटी विभाग का एक वरिष्ठ अधिकारी अचानक छुट्टी पर चला गया है। उसके घर छापा पड़ा, वह गायब था। कमरे में एक लैपटॉप मिला जिसकी स्क्रीन पर एन्क्रिप्टेड चैट खुली थी। चैट में सिर्फ एक प्रतीक, काला घोड़ा। राज्य में तनाव बढ़ने लगा। केंद्र सरकार ने फिर सलाह दी कि स्थिति नियंत्रण में रखी जाए। विपक्ष ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री विदेशी पूंजी के सामने झुक रहे हैं। रघुवीर ने सार्वजनिक सभा की। हजारों किसान जमा थे। उसने मंच से कहा, जब तक मैं हूं किसान की जमीन किसान की रहेगी। भीड़ ने समर्थन दिया, लेकिन भीड़ में कुछ चेहरे कैमरे से बचते हुए निकल गए। उसी रात आर्या के पास एक पेन ड्राइव पहुंची। उसमें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। आवाज परिचित थी, रघुवीर के ही पार्टी के एक वरिष्ठ रणनीतिकार की। वह किसी से कह रहा था, अगर रघुवीर गिरता है तो हम नियंत्रण ले लेंगे। विदेशी निवेश से राज्य की अर्थव्यवस्था चमकेगी, जनता भूल जाएगी। यह विश्वासघात भीतर से था। रघुवीर ने उस रणनीतिकार को बुलाया। पहले उसने इनकार किया, फिर दबाव में टूट गया। उसने बताया कि असली संचालक कोई राजनेता नहीं, बल्कि एक बहुराष्ट्रीय समूह है जो कई राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर लाभ उठाता है। अश्व उनका कोड नेम था, एक ऑपरेशन। नेता आते जाते हैं, रणनीतिकार बोला, लेकिन कॉरपोरेट साम्राज्य स्थायी होते हैं। यह खेल राज्य की सीमाओं से बड़ा था। रघुवीर ने केंद्र की एजेंसियों को सूचना दी, लेकिन प्रतिक्रिया धीमी थी। शायद दबाव था। इसी दौरान मीरा ने एक बड़ी खोज की। विदेशी निवेश की रकम का एक हिस्सा राज्य के अंदर ही एक ट्रस्ट में जा रहा था। उस ट्रस्ट का संरक्षक नाम था हरित विकास फाउंडेशन, और उसके चेयरमैन समरदीप खन्ना की पत्नी। यह चक्र पूरा हो रहा था। रघुवीर ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों से संपर्क किया, दस्तावेज साझा किए। मामला राष्ट्रीय स्तर पर उठने लगा। लेकिन जैसे ही जांच निर्णायक मोड़ पर पहुंची, राज्य के एक प्रमुख बांध में तकनीकी खराबी की खबर आई। मीडिया ने इसे सरकार की विफलता बताया। शेयर बाजार फिर गिरा। यह दोहरी मार थी, आर्थिक और राजनीतिक। रघुवीर ने खुद बांध स्थल का दौरा किया, इंजीनियरों से बात की। मीरा ने फुसफुसाकर कहा, डिजिटल कंट्रोल सिस्टम में रिमोट एक्सेस मिला है। कोई बाहर से इंफ्रास्ट्रक्चर से छेड़छाड़ कर रहा था। रघुवीर ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी से आपात सहायता मांगी। संयुक्त जांच शुरू हुई। सर्वर का स्रोत ट्रेस हुआ, विदेश में स्थित एक डेटा सेंटर जो उसी बहुराष्ट्रीय समूह से जुड़ा था। अब सब स्पष्ट था। राज्य की विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया। रघुवीर ने सारे दस्तावेज
ऑडियो वित्तीय लेन देन साइबर सबूत खुले मंच पर रख दिए। लाइव प्रसारण पूरे देश ने देखा। यह लड़ाई किसी दल की नहीं, उसने कहा, यह संप्रभुता की है। देश भर में चर्चा छिड़ गई। केंद्र को भी कार्रवाई करनी पड़ी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से उस डेटा सेंटर पर छापा पड़ा। कई खाते फ्रीज हुए। समरदीप खन्ना की पत्नी गिरफ्तार हुई। वीपी ग्लोबल कंसल्टिंग के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ। लेकिन अंतिम सरप्राइज अभी बाकी था। जांच में पता चला कि इस बहुराष्ट्रीय समूह के भारतीय सलाहकार मंडल में एक नाम और था, हरिराम, रघुवीर के पिता। रघुवीर स्तब्ध रह गया। फाइल में लिखा था कि वर्षों पहले हरिराम ने इस समूह का प्रस्ताव ठुकराया था और भ्रष्टाचार उजागर करने की धमकी दी थी। उसके बाद ही उनकी दुर्घटना हुई। सच सामने था। उसके पिता शिकार थे, भागीदार नहीं। रघुवीर की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता। कुछ महीनों की कड़ी कार्रवाई के बाद अश्व ऑपरेशन पूरी तरह उजागर हुआ। विदेशी निवेश पारदर्शी चैनल में लाया गया। साइबर सुरक्षा मजबूत हुई। राजनीतिक फंडिंग पर राष्ट्रीय बहस शुरू हुई। राज्य स्थिर होने लगा। एक शाम रघुवीर फिर अपने गांव पहुंचा। खेतों में नई फसल लहलहा रही थी। बुजुर्ग किसान बोले, अब डर नहीं लगता। रघुवीर ने मुस्कुराकर मिट्टी उठाई। लेकिन उसी क्षण उसका फोन बजा। अनजान नंबर। दूसरी तरफ सिर्फ एक वाक्य, जब एक अश्व गिरता है दूसरा तैयार होता है। लाइन कट गई। रघुवीर ने आसमान की ओर देखा। बादल छंट रहे थे, पर क्षितिज पर हल्की धुंध अब भी थी। उसने मन ही मन कहा, तैयार हूं, क्योंकि यह कहानी किसी एक दुश्मन की नहीं, उस व्यवस्था की थी जो बार बार नए चेहरे बनाती है। और रघुवीर ने ठान लिया था, जब तक वह है हर चेहरे से पर्दा उठेगा। राजधानी की हवा में अब सतर्कता स्थायी हो चुकी थी। अश्व ऑपरेशन के अंतर्राष्ट्रीय खुलासे के बाद राज्य राष्ट्रीय सुर्खियों में था। कुछ लोग रघुवीर को नायक कह रहे थे, कुछ उसे खतरनाक आदर्शवादी। लेकिन सत्ता के गलियारों में एक नई बेचैनी थी, जैसे कोई गहरी अदृश्य परत अभी भी बाकी हो। उस अनजान कॉल के बाद सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं, पर नंबर हर बार वर्चुअल नेटवर्क से उछलकर गायब हो जाता। मीरा ने विश्लेषण करते हुए कहा, सर, यह साधारण साइबर अपराधी नहीं, यह कोई ऐसा है जिसे राज्य की हर आंतरिक प्रक्रिया की जानकारी है। रघुवीर ने धीमे स्वर में कहा, मतलब खेल अब और अंदर से है। इसी दौरान राज्य में पंचायत चुनाव घोषित हो गए। सामान्य प्रक्रिया थी, लेकिन अचानक कुछ जिलों में नए उम्मीदवार उभर आए, युवा, संसाधन संपन्न और बेहद संगठित। उनकी प्रचार सामग्री अत्याधुनिक थी, डिजिटल टीम मजबूत थी। जांच में पता चला कि उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से उन्हीं विदेशी फंड चैनलों से पैसा मिला था जो पहले उजागर हुए थे। अश्व अब जमीनी राजनीति में उतर आया है, आर्या ने रिपोर्ट में कहा। रघुवीर ने तुरंत चुनाव आयोग को सूचित किया, लेकिन कानूनी प्रक्रिया धीमी थी। चुनाव हो गए, परिणाम चौंकाने वाले थे। कई पंचायतों में वही नए चेहरे जीत गए। कुछ महीनों में उन्होंने स्थानीय स्तर पर भूमि उपयोग में छोटे छोटे बदलाव शुरू किए, नियमों के भीतर रहकर, लेकिन उद्देश्य स्पष्ट, धीरे धीरे नियंत्रण। रघुवीर ने कैबिनेट में कहा, अगर जड़ें काटनी हैं तो मिट्टी को समझना होगा। उसने राज्य भर में जन संवाद यात्रा शुरू की, बिना बड़े काफिले, बिना भारी सुरक्षा। गांव गांव जाकर सीधे लोगों से बातचीत। यह कदम अप्रत्याशित था। जनता ने खुलकर शिकायतें रखीं। कई जगहों पर नए पंचायत प्रतिनिधियों की संदिग्ध गतिविधियों का खुलासा हुआ। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला ने कहा, बेटा, कागज पर सब ठीक है, पर रात में ट्रक आते हैं, जमीन मापी जाती है। यह बयान निर्णायक था। जांच में पता चला कि भूमि रिकॉर्ड सिस्टम में सूक्ष्म बदलाव किए जा रहे थे। सीमा रेखाएं कुछ मीटर इधर-उधर, श्रेणी परिवर्तन, उपयोग अनुमति, सब कुछ कानूनी भाषा में छिपा हुआ। मीरा ने रात भर काम कर डेटा पैटर्न निकाला। सर, यह एक एल्गोरिथमिक पैटर्न है। किसी ने सिस्टम में ऐसा कोड डाला है जो धीरे धीरे जमीन की श्रेणी बदलता है। यह डिजिटल कब्जा था। रघुवीर ने साइबर सेल और भूमि विभाग का संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया। कई पंचायत प्रतिनिधि गिरफ्तार हुए, लेकिन पूछताछ में उन्होंने कहा, हम तो मोहरे हैं, आदेश ऊपर से आता है। ऊपर कौन? इसी दौरान राज्य के एक लोकप्रिय युवा सामाजिक कार्यकर्ता,
कबीर ने खुला पत्र लिखा। मुख्यमंत्री जनता के बीच जा रहे हैं, पर असली सवालों से बच रहे हैं। पत्र वायरल हुआ। मीडिया ने इसे नया मोड़ बताया। रघुवीर ने कबीर को मिलने बुलाया। मुलाकात निजी थी। कबीर ने कहा, मैं आपके खिलाफ नहीं, पारदर्शिता के पक्ष में हूं, लेकिन सिस्टम अभी भी अपारदर्शी है। ए दाग के केता रहे। रघुवीर ने महसूस किया, यह विरोध शत्रुता नहीं, असंतोष है। उसने कबीर को भूमि सुधार निगरानी समिति में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। लेकिन 2 हफ्ते बाद कबीर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। फर्जी दस्तावेज मीडिया में फैलाए गए। उसकी छवि धूमिल करने की कोशिश हुई। रघुवीर समझ गया, जो भी स्वतंत्र आवाज मुंह को आके लो तन आवाज है, उसे बदनाम करो। उसने सार्वजनिक रूप से कबीर का समर्थन किया और स्वतंत्र जांच बिठाई। जांच में आरोप झूठे निकले। कबीर की विश्वसनीयता और बढ़ गई। लेकिन उसी रात एक और विस्फोटक खबर आई। राज्य के मुख्य सर्वर रूम में आग लग गई। महत्वपूर्ण बैकअप सिस्टम नष्ट। मीरा ने राख में से हार्ड ड्राइव के अवशेष निकाले। यह दुर्घटना नहीं, उसने कहा, आग अंदर से लगाई गई। अब स्थिति खतरनाक हो चुकी थी। रघुवीर ने आपातकालीन डिजिटल पुनर्निर्माण की घोषणा की। राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों को जोड़ा गया। सिस्टम क्लाउड पर शिफ्ट हुआ। जांच के दौरान एक नाम सामने आया, अनिरुद्ध सेन। वह एक पूर्व डेटा आर्किटेक्ट था जिसने भूमि सिस्टम की मूल संरचना बनाई थी। 3 साल पहले अचानक इस्तीफा देकर विदेश चला गया था। मीरा ने उसके पुराने ईमेल ट्रेस किए। पता चला कि वह अब उसी बहुराष्ट्रीय समूह की टेक शाखा में कार्यरत है जो अश्व ऑपरेशन से जुड़ा था। कहानी की दिशा स्पष्ट होने लगी। रघुवीर ने केंद्र के माध्यम से इंटरपोल को सूचना भेजी। अनिरुद्ध के खिलाफ वारंट जारी हुआ। लेकिन इससे पहले कि कार्रवाई पूरी होती, अनिरुद्ध ने वीडियो संदेश जारी किया। उसमें वह शांत दिख रहा था। मुख्यमंत्री आदर्श की बात करते हैं, उसने कहा, पर दुनिया शक्ति से चलती है। आप एक राज्य बचा सकते हैं, व्यवस्था नहीं बदल सकते। वीडियो वायरल हुआ। कुछ युवाओं ने उसे सिस्टम हैकर कहकर समर्थन भी दिया। रघुवीर ने उत्तर में सिर्फ इतना कहा, व्यवस्था इंसानों से बनती है, मशीनों से नहीं। राज्य में साइबर साक्षरता अभियान शुरू हुआ। जनता को बताया गया कि कैसे डिजिटल धोखाधड़ी होती है। पारदर्शिता पोर्टल को और मजबूत किया गया। कुछ महीनों बाद अनिरुद्ध को विदेश में गिरफ्तार किया गया और प्रत्यर्पित किया गया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि वह सिर्फ टेक्निकल दिमाग था। असली रणनीति एक कोर काउंसिल बनाती है, जिसमें उद्योगपति, राजनीतिक सलाहकार और कुछ विदेशी लॉबिस्ट शामिल हैं। कोर काउंसिल का भारतीय समन्वयक कौन है, यह उसने नहीं बताया। लेकिन एक नाम बार बार संकेत में आया, RARH रघुवीर हरिराम। क्या यह संयोग था या किसी ने उसके ही नाम को कोड बना रखा था? मीरा ने कहा, सर, हो सकता है वे आपके नाम का इस्तेमाल भ्रम फैलाने के लिए कर रहे हों। रघुवीर ने गहरी सांस ली। या फिर यह संकेत है कि खेल व्यक्तिगत हो चुका है। इसी बीच केंद्र से संदेश आया, राष्ट्रीय राजनीति में बदलाव की आहट है, आम चुनाव निकट हैं। रघुवीर का नाम राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है। कुछ विश्लेषक कहने लगे, क्या किसान मुख्यमंत्री अब राष्ट्रीय भूमिका में आएंगे? लेकिन उसी समय राज्य में एक और रहस्यमयी घटना हुई। एक पुराने बंद पड़े कारखाने में गुप्त बैठक का वीडियो सामने आया। वीडियो धुंधला था, लेकिन एक आकृति रघुवीर से मिलती जुलती दिख रही थी। मीडिया में तूफान। विपक्ष ने आरोप लगाया, मुख्यमंत्री खुद गुप्त सौदों में शामिल हैं। रघुवीर ने तुरंत जांच की मांग की। वीडियो फर्जी निकला, डीप फेक तकनीक से बनाया गया। अब स्पष्ट था, अश्व ने तकनीक का नया हथियार चुन लिया है। रघुवीर ने राष्ट्रीय स्तर पर डीप फेक विरोधी कानून का प्रस्ताव रखा। राज्य स्थिर था, लेकिन संघर्ष अब बहुआयामी हो चुका था। राजनीतिक, आर्थिक, डिजिटल और मनोवैज्ञानिक। एक रात वह अकेला अपने कार्यालय में बैठा था। मेज पर वही काला शतरंज का घोड़ा रखा था। उसने उसे हाथ में उठाया और धीरे से कहा, तुम चाल चलते रहो, मैं खेल बदल दूंगा। खिड़की के बाहर बारिश शुरू हो गई थी। दूर कहीं शायद कोर काउंसिल की अगली बैठक चल रही थी। और रघुवीर जानता था, अगला वार और भी सूक्ष्म और भी खतरनाक होगा।
लेकिन अब वह सिर्फ एक राज्य का मुख्यमंत्री नहीं रहा था, वह एक विचार बन चुका था, और विचारों को खत्म करना आसान नहीं होता। बरसात के बाद की धूप जब राजधानी की इमारतों पर चमकी, तो सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। लेकिन रघुवीर जानता था कि सामान्यता अब सबसे बड़ा भ्रम है। डीप फेक कांड के बाद जनता का एक हिस्सा सतर्क हो गया था, पर एक हिस्सा भ्रमित भी। सच और झूठ की रेखा धुंधली की जा चुकी थी। राष्ट्रीय चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक तापमान बढ़ गया। रघुवीर का नाम संभावित राष्ट्रीय नेतृत्व की चर्चा में आने लगा। टीवी डिबेट में उसे ईमानदार लेकिन खतरनाक सुधारक कहा जाने लगा। कुछ उसे उम्मीद का चेहरा बताते, कुछ व्यवस्था के लिए खतरा। इसी बीच मीरा ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट रखी। सर, राज्य के कुछ बड़े मीडिया हाउसों में अचानक भारी निवेश आया है। निवेशक वही विदेशी फंड चैनल हैं जो पहले उजागर हुए थे, बस नए नामों से। रघुवीर समझ गया, अब युद्ध कथा पर है। अगर कहानी नियंत्रित कर ली जाए तो सच भी संदिग्ध बना दिया जाता है। कुछ ही दिनों में उसके खिलाफ सूक्ष्म अभियान शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर ट्रेंड किसान से तानाशाह, पुराने भाषणों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। कुछ नकली दस्तावेज फिर वायरल हुए। इस बार हमला व्यक्तिगत था। गौरी के नाम से एक फर्जी संपत्ति खरीद का आरोप। गौरी ने शांत स्वर में कहा, सत्ता जितनी ऊंची होती है, वार उतने नीचे होते हैं। रघुवीर ने सारे रिकॉर्ड सार्वजनिक कर दिए। फिर भी शोर कम नहीं हुआ, क्योंकि उद्देश्य सच नहीं संदेह पैदा करना था। इसी बीच कबीर, जो अब निगरानी समिति का सक्रिय सदस्य था, एक दिन अचानक गायब हो गया। उसका फोन बंद कार सुनसान सड़क पर मिली। राज्य में सनसनी फैल गई। रघुवीर ने तुरंत विशेष जांच टीम बनाई। मीरा ने सीसीटीवी और टोल डेटा खंगाला। पता चला कि कबीर की कार के पीछे एक काला एसयूवी कई किलोमीटर तक चला था। नंबर प्लेट नकली। 3 दिन बाद एक वीडियो सामने आया। कबीर बंधा हुआ दिख रहा था। पीछे दीवार पर फिर वही काला घोड़ा। वीडियो में आवाज आई, जब तक मुख्यमंत्री राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा छोड़कर चुप नहीं बैठते, अगला वीडियो अंतिम होगा। यह सीधा अल्टीमेटम था। कैबिनेट में तनाव था। कुछ मंत्रियों ने कहा, राष्ट्रीय राजनीति से दूरी बनाइए, राज्य पर ध्यान दीजिए। रघुवीर चुप रहा। रात को उसने अकेले में निर्णय लिया, डर के कारण पीछे हटना अश्व की जीत होगी। उसने केंद्र की सुरक्षा एजेंसियों को शामिल किया। मीरा ने तकनीकी विश्लेषण से वीडियो की लोकेशन का अनुमान लगाया। एक पुराना वेयरहाउस औद्योगिक क्षेत्र के पास। ऑपरेशन गुप्त रखा गया। आधी रात को छापा पड़ा। गोलीबारी हुई। कबीर को सुरक्षित निकाल लिया गया। 2 हमलावर पकड़े गए, लेकिन मुख्य संचालक भाग निकला। पूछताछ में एक नया नाम सामने आया। कोर काउंसिल का भारतीय समन्वयक अब बदल चुका था। कोड नेम राजा। राजा कौन था? जांच में वित्तीय लेन देन की एक श्रृंखला मिली, जो राजधानी के एक प्रतिष्ठित थिंक टैंक तक जाती थी। उस थिंक टैंक का अध्यक्ष था देश का चर्चित नीति विशेषज्ञ, जो टीवी पर अक्सर रघुवीर की नीतियों की आलोचना करता था। उसका नाम था राघव भसीन। राघव बुद्धिमान, प्रभावशाली और अत्यंत रणनीतिक था। वह सीधे राजनीति में नहीं था, लेकिन कई दलों को सलाह देता था। सार्वजनिक रूप से वह पारदर्शिता की बात करता, असर निजी तौर पर समीकरण बुनता। रघुवीर ने उससे मुलाकात का समय मांगा। मुलाकात लंबी और शांत थी। आप मुझे दुश्मन मान रहे हैं, राघव ने कहा। मैं सच तलाश रहा हूं, रघुवीर ने उत्तर दिया। राघव मुस्कुराया। सच सापेक्ष होता है। आप व्यवस्था बदलना चाहते हैं, लेकिन व्यवस्था उन्हीं की है जिनके पास पूंजी है। तो क्या लोकतंत्र भ्रम है? रघुवीर ने सीधा प्रश्न किया। राघव ने कोई सीधा उत्तर नहीं दिया। कुछ दिनों बाद थिंक टैंक के वित्तीय रिकॉर्ड सार्वजनिक हुए। विदेशी फंडिंग के प्रमाण मिले, लेकिन सब कुछ कानूनी दायरे में छिपा था। सलाह शुल्क, रिसर्च ग्रांट, कॉन्फ्रेंस स्पॉन्सरशिप, यह वैधता का आवरण था। इसी दौरान राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा खुलासा हुआ। केंद्र की एजेंसी ने पाया कि कई राज्यों में समान पैटर्न दिख रहा है। भूमि सुधार के बाद डिजिटल छेड़छाड़, मीडिया निवेश, डीप फेक, अपहरण जैसी घटनाएं। अश्व अब राष्ट्रीय स्तर का ऑपरेशन था। रघुवीर को दिल्ली बुलाया गया। उच्च स्तरीय बैठक में उसने राज्य का पूरा केस प्रस्तुत किया। कुछ वरिष्ठ नेताओं ने निजी तौर पर समर्थन दिया, लेकिन सार्वजनिक रूप से कोई आगे नहीं आया। वापसी पर उसे खबर मिली
राघव भसीन देश छोड़कर चला गया है, लेकिन जाते जाते वह एक लेख छोड़ गया जो अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में प्रकाशित हुआ। शीर्षक था लोकप्रिय सुधारक और सत्ता का भ्रम। लेख में रघुवीर की आलोचना थी, लेकिन साथ ही एक पंक्ति थी, जब तक खेल के नियम पूंजी तय करेगी, आदर्शवादी मोहरे रहेंगे। यह खुली चुनौती थी। राज्य में चुनावी रैलियां शुरू हो गईं। रघुवीर ने अपने भाषणों में पहली बार खुलकर कहा, यह लड़ाई सिर्फ भ्रष्टाचार से नहीं, अदृश्य आर्थिक साम्राज्यों से है। जनता ने सुना, पर कुछ ने इसे अतिशयोक्ति माना। इसी बीच मीरा ने एक अंतिम महत्वपूर्ण सुराग पकड़ा। कोर काउंसिल की अगली गुप्त बैठक का संकेत एक एनक्रिप्टेड मैसेज में मिला। लोकेशन: देश की सीमा से बाहर एक छोटे द्वीप राष्ट्र में। रघुवीर ने केंद्र से विशेष अनुमति मांगी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से एक गुप्त ऑपरेशन की योजना बनी। लेकिन ठीक उसी रात जब टीम रवाना होने वाली थी, मुख्यमंत्री निवास के बाहर हजारों लोग जमा हो गए। सोशल मीडिया पर अफवाह फैली कि रघुवीर राष्ट्रीय गठबंधन तोड़कर नया दल बनाने वाले हैं। राजनीतिक संकट अचानक सामने था। कैबिनेट के कुछ सदस्य बगावत के मूड में थे। विश्वास मत की मांग उठी। यह दोहरी चाल थी, बाहर ऑपरेशन रोको, भीतर सरकार गिराओ। रघुवीर ने शांत रहकर विधानसभा सत्र बुलाया, खुलकर सारी स्थिति रखी। कुछ विधायक टूटे, कुछ डटे रहे। अंतिम क्षणों में कबीर ने सार्वजनिक बयान दिया, जिसने मुझे बंधक बनाया वह इसी नेटवर्क का हिस्सा है। अगर सरकार गिरी तो सच दब जाएगा। यह बयान निर्णायक रहा। सरकार बच गई। अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशन हुआ। कोर काउंसिल के कुछ सदस्य पकड़े गए। कई वित्तीय खाते फ्रीज हुए, लेकिन राजा फिर भी हाथ नहीं आया। राजधानी लौटते समय विमान में रघुवीर खिड़की से बादलों को देख रहा था। मीरा ने धीमे स्वर में कहा, सर, शायद राजा अभी भी यहीं है। रघुवीर ने जवाब दिया, राजा व्यक्ति नहीं, सोच है, लेकिन हर सोच का चेहरा होता है। राजधानी पहुंचते ही उसे एक सीलबंद लिफाफा मिला। अंदर सिर्फ एक फोटो थी। फोटो में वह खुद था, किसान के रूप में अपने जले हुए खेत के सामने खड़ा। पीछे छाया में कोई और खड़ा था, जिसे उसने कभी नोटिस नहीं किया था। फोटो के पीछे लिखा था, खेल वहीं से शुरू हुआ था। रघुवीर की आंखें स्थिर हो गईं। क्या शुरुआत में ही कोई छिपा हुआ था? क्या उसकी यात्रा संयोग नहीं नियोजित थी? सवाल अब और गहरे हो चुके थे। और शायद अगला उत्तर उसके अतीत में छिपा था। रात का समय था। राजधानी के वीआईपी क्षेत्र में स्थित मुख्यमंत्री निवास के बाहर सन्नाटा पसरा था, लेकिन भीतर हालात उथल पुथल से भरे हुए थे। आकाश के सामने मेज पर रखी लाल फाइलें उसे घूर रही थीं। उन फाइलों में वही दस्तावेज थे जिनमें राज्य के सबसे बड़े जल सिंचाई घोटाले का सच दर्ज था। वही घोटाला जिसने कभी उसके पिता की जमीन छीन ली थी, और वही घोटाला जिसकी जड़ें अब उसकी अपनी सरकार तक पहुंच चुकी थीं। उसके हाथ में वह पुरानी डायरी थी जो उसे अपने गांव की टूटी हवेली के मलबे से मिली थी। डायरी उसके पिता की थी। पन्नों पर स्याही धुंधली हो चुकी थी, लेकिन शब्द अभी भी जिंदा थे। सत्य देर से आता है, पर आता जरूर है। आकाश की आंखों में गांव की सूखी धरती का दृश्य कौंध गया। वही खेत जहां उसने नंगे पांव दौड़ते हुए सपने देखे थे। वही कुआं जो पानी के अभाव में सूख गया था। और वही किसान जो मुआवजे के नाम पर ठगे गए थे। उसी समय दरवाजा खुला। गृह सचिव आदित्य अंदर आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। सर, मीडिया को भनक लग चुकी है, उसने धीमी आवाज में कहा। किस बात की? जल परियोजना के घोटाले की, और यह भी कि आपने विशेष जांच दल को गुप्त आदेश दिए हैं, आकाश ने शांत स्वर में कहा। सच छिपता नहीं आदित्य, और अगर छिपता है तो और भी बड़ा तूफान बनकर लौटता है। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। अगले ही दिन विधानसभा में हंगामा मच गया। विपक्ष के नेता राघव चौधरी ने सीधे आकाश पर आरोप लगाया कि वह राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रहा है। मीडिया ने इसे सत्ता की अंदरूनी लड़ाई का नाम दे दिया। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलने लगीं कि मुख्यमंत्री खुद भी इस घोटाले में शामिल हैं। इसी बीच एक अनजान नंबर से आकाश को कॉल आया। अगर सच उजागर किया तो अंजाम बुरा होगा, उधर से ठंडी आवाज आई। मैंने खेत में पला हूं, आकाश ने दृढ़ता से जवाब दिया। तूफानों से डरना नहीं सीखा। लेकिन यह धमकी सिर्फ शुरुआत थी। रात में उसकी पत्नी सिया ने उससे पूछा, क्या यह लड़ाई जरूरी है? तुम्हारी जान को खतरा है। आकाश ने खिड़की से बाहर अंधेरे में देखते हुए कहा,
जब मेरे पिता की जान गई थी तब भी खतरा था। फर्क सिर्फ इतना है कि तब हम चुप थे। आज मैं चुप नहीं रहूंगा। कुछ ही दिनों में जांच दल ने चौंकाने वाली रिपोर्ट पेश की। इसमें कई बड़े उद्योगपतियों और पूर्व मंत्रियों के नाम थे। पर सबसे बड़ा झटका तब लगा जब रिपोर्ट में वर्तमान कैबिनेट के 2 प्रभावशाली मंत्रियों का नाम सामने आया। वे वही लोग थे जिन्होंने चुनाव के समय आकाश का साथ दिया था। यह खबर बिजली की तरह फैली। पार्टी के भीतर बगावत की आवाजें उठने लगीं। केंद्रीय नेतृत्व ने भी संकेत दिया कि स्थिति संभालो, वरना पद छोड़ना पड़ सकता है। आकाश के सामने कठिन फैसला था, या तो कुर्सी बचाए या सत्य। उसने आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का निर्णय लिया। कैमरों की चमक के बीच वह मंच पर पहुंचा। पूरे राज्य की निगाहें उसी पर थीं। मैं आज मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, एक किसान के बेटे के रूप में बोल रहा हूं, उसने शुरुआत की। इस राज्य की मिट्टी ने मुझे सिखाया है कि फसल तभी अच्छी होती है जब खेत से खरपतवार हटाई जाए। अगर मेरी अपनी सरकार में भ्रष्ट लोग हैं तो उन्हें हटाया जाएगा, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों। उसने 2 मंत्रियों के इस्तीफे की घोषणा कर दी और मामले को सीबीआई को सौंपने का निर्णय सुनाया। पूरा हॉल सन्न रह गया। अगली सुबह राजनीतिक भूकंप आ गया। पार्टी के भीतर से ही कुछ विधायकों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही। ऐसा लग रहा था कि आकाश की कुर्सी अब ज्यादा दिन नहीं बचेगी। लेकिन तभी एक और चौंकाने वाला मोड़ आया। जांच के दौरान जो दस्तावेज सामने आए थे, उनमें एक वीडियो क्लिप भी थी। उस वीडियो में विपक्ष के नेता राघव चौधरी खुद उस उद्योगपति से सौदेबाजी करते दिखाई दे रहे थे जिसने किसानों की जमीन हथियाई थी। जब यह वीडियो सार्वजनिक हुआ तो राजनीति की दिशा बदल गई। विपक्ष बिखर गया। जनता सड़कों पर उतर आई, लेकिन इस बार विरोध में नहीं, समर्थन में। गांवों से किसान ट्रैक्टर लेकर राजधानी पहुंचे। उन्होंने नारे लगाए, किसान का बेटा जिंदाबाद। आकाश के आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने पिता की याद आई। वह जानता था कि यह जीत उसकी नहीं, उन किसानों की थी जिन्होंने अन्याय सहा था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक रात जब सब कुछ शांत लग रहा था, मुख्यमंत्री निवास के बाहर एक कार आकर रुकी। उसमें से एक वृद्ध व्यक्ति उतरा, सफेद दाढ़ी, झुकी हुई कमर। वह सीधे आकाश के सामने पहुंचा और बोला, क्या तुम मुझे पहचानते हो? आकाश ने गौर से देखा। वह वही तहसीलदार था जिसने वर्षों पहले उसके पिता की जमीन के कागजों में गड़बड़ी की थी। मैं अपने अपराध का बोझ लेकर जी रहा हूं, बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा। मुझे लगा था कि यह सिर्फ एक कागज का खेल है, लेकिन मैंने कई परिवार बर्बाद कर दिए। उसने एक सीलबंद लिफाफा आगे बढ़ाया। इसमें असली मास्टरमाइंड का नाम है, वह व्यक्ति जो पर्दे के पीछे से सब चला रहा था। आकाश ने लिफाफा खोला। उसके चेहरे का रंग बदल गया। नाम पढ़ते ही उसकी सांस रुक गई। वह नाम किसी और का नहीं, बल्कि उसके अपने राजनीतिक गुरु और वर्तमान केंद्रीय नेता विक्रमदेव का था, जिसने उसे राजनीति में आगे बढ़ाया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिया ने धीरे से पूछा, अब क्या करोगे? आकाश ने डायरी के पन्ने फिर से खोले। पिता के शब्द जैसे फिर जीवित हो उठे। सत्य की राह पर चलना आसान नहीं, पर वही सच्ची जीत है। उसने फोन उठाया और विशेष जांच दल को निर्देश दिया, कानून सबके लिए समान है। बाहर आसमान में बादल गरज रहे थे, जैसे प्रकृति भी इस फैसले की साक्षी बनना चाहती हो। एक किसान का बेटा जिसने खेतों की पगडंडी से चलकर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी थीं, अब अपने सबसे बड़े इम्तिहान के सामने खड़ा था। और उसने एक बार फिर सत्य का साथ चुना। राजधानी की हवा उस सुबह कुछ अलग थी। बादलों से ढका आसमान जैसे किसी बड़े तूफान का संकेत दे रहा था। मुख्यमंत्री निवास के भीतर सन्नाटा था, लेकिन आकाश के मन में विचारों का ज्वार उठ रहा था। उसने रात भर आंख नहीं झपकाई थी। मेज पर रखा वह कागज जिस पर विक्रमदेव का नाम लिखा था, जैसे उसकी आत्मा को झकझोर रहा था। विक्रमदेव, वही व्यक्ति जिसने उसे राजनीति में पहला अवसर दिया था, वही जिसने मंच से कहा था, यह लड़का मिट्टी से निकला हीरा है। और आज वही नाम सबसे बड़े षड्यंत्र के केंद्र में था। सुबह 8 बजे विशेष जांच दल की टीम मुख्यमंत्री निवास पहुंची। टीम के प्रमुख अधिकारी रचना सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, सर, जो दस्तावेज हमें मिले हैं वे सिर्फ घोटाले का नहीं, बल्कि एक व्यापक राजनीतिक नेटवर्क का संकेत देते हैं। इसमें कई राज्यों के नाम जुड़ सकते हैं। आकाश ने गहरी सांस ली। सच चाहे जितना बड़ा हो, सामने आना चाहिए। लेकिन इस बार विरोध खुला और खतरनाक था। दोपहर होते होते पार्टी मुख्यालय से संदेश आया
कि केंद्रीय नेतृत्व ने आकाश को तुरंत दिल्ली बुलाया है। सिया की आंखों में चिंता झलक रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, यह बुलावा सामान्य नहीं है। दिल्ली की बैठक में माहौल ठंडा और औपचारिक था। बड़े बड़े नेता गोलमेज के चारों ओर बैठे थे। विक्रमदेव भी वहां मौजूद थे, चेहरे पर वही सहज मुस्कान। आकाश, विक्रमदेव ने कहा, तुम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो। राजनीति सिर्फ आदर्शों से नहीं चलती, समझौते भी करने पड़ते हैं। आकाश ने सीधा उत्तर दिया, अगर समझौता किसानों की जमीन से हो तो वह राजनीति नहीं, विश्वासघात है। कमरे में खामोशी छा गई। विक्रमदेव की मुस्कान फीकी पड़ गई। सोच लो, उन्होंने चेतावनी भरे स्वर में कहा, कभी कभी सच की कीमत बहुत महंगी होती है। बैठक बिना किसी निष्कर्ष के खत्म हो गई, लेकिन उसी शाम मीडिया में एक सनसनीखेज खबर चली। मुख्यमंत्री आकाश पर पुराने वित्तीय अनियमितताओं का आरोप। एक फर्जी कंपनी के नाम पर जमीन खरीदने की बात सामने लाई गई। पूरा राज्य स्तब्ध था। आकाश ने फाइलें मंगवाईं। जांच में पता चला कि उसके नाम से चल रही कंपनी के दस्तावेज जाली थे। यह साफ था कि उसे फंसाने की साजिश रची गई है। रात में अचानक बिजली गुल हो गई। मुख्यमंत्री निवास के सुरक्षा अलार्म बज उठे। कुछ अज्ञात लोग पीछे की दीवार फांदकर भीतर घुसने की कोशिश कर रहे थे। सुरक्षा बलों ने उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें ऊपर से आदेश मिला था, डराने के लिए। अब मामला व्यक्तिगत हो चुका था। इसी बीच गांव से खबर आई कि आकाश के पुराने घर में आग लगा दी गई है। वह घर जहां उसके पिता की यादें थीं, राख में बदल चुका था। आकाश का दिल टूट गया। वह तुरंत गांव पहुंचा। राख के ढेर के बीच खड़ा वह किसान का बेटा फिर से वही छोटा बच्चा बन गया जिसने गरीबी और अन्याय देखा था। गांव के बुजुर्ग हरिराम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, आग घर को जला सकती है, पर हिम्मत को नहीं। उसी समय रचना सिंह का फोन आया। सर, हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। विक्रमदेव के निजी सचिव के बैंक खातों में भारी रकम ट्रांसफर हुई है और वह रकम उसी उद्योगपति से आई है। आकाश की आंखों में दृढ़ता लौट आई। तो फिर देर किस बात की? अगले दिन विशेष जांच दल ने विक्रमदेव के करीबी सहयोगियों पर छापे मारे। देश भर में खबर फैल गई। राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। लेकिन असली झटका तब लगा जब विक्रमदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकाश पर सीधा हमला किया। यह सब एक महत्वाकांक्षी नेता की साजिश है जो राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखना चाहता है, उन्होंने आरोप लगाया। जनता भ्रमित थी, एक तरफ गुरु, दूसरी तरफ शिष्य। इसी बीच एक और अप्रत्याशित मोड़ आया। रचना सिंह ने बताया कि उन्हें एक गुप्त गवाह मिला है, विक्रमदेव का पूर्व ड्राइवर, जिसने कई गुप्त बैठकों की रिकॉर्डिंग की थी। वह डर के मारे छिपा हुआ था। आकाश ने खुद उससे मिलने का निर्णय लिया। एक सुनसान फार्म हाउस में वह मुलाकात हुई। ड्राइवर, जिसका नाम सुरेश था, कांपते हुए बोला, साहब, मैंने जो देखा वह गलत था, पर मैं डर गया था, अब और नहीं सह सकता। उसने एक पेनड्राइव सौंप दी। उसमें मौजूद ऑडियो रिकॉर्डिंग में साफ आवाज थी, विक्रमदेव उद्योगपति से कह रहे थे मुख्यमंत्री को संभाल लेंगे, असली खेल तो जमीन का है। अब सब कुछ स्पष्ट था। आकाश ने निर्णय लिया कि वह सीधे जनता के सामने यह सच्चाई रखेगा। उसने राज्यव्यापी संबोधन की घोषणा की। टीवी स्क्रीन पर उसका चेहरा उभरा। उसने शांत स्वर में कहा, सत्य की लड़ाई में रिश्ते और पद आड़े नहीं आते। अगर मेरा गुरु भी दोषी है तो कानून अपना काम करेगा। संबोधन खत्म होते ही देश भर में चर्चा छिड़ गई। कई युवा नेता खुलकर आकाश के समर्थन में आ गए। किसानों ने फिर से रैलियां निकाली। लेकिन सत्ता का खेल आसान नहीं होता। रात में सिया को एक धमकी भरा संदेश मिला, अगर आकाश नहीं रुका तो अगला निशाना उसका परिवार होगा। आकाश के सामने सबसे कठिन परीक्षा थी, परिवार की सुरक्षा या सत्य की राह। उसने सिया का हाथ थामा। मैं पीछे नहीं हटूंगा, पर तुम्हारी सुरक्षा मेरी पहली जिम्मेदारी है। अगले दिन विक्रमदेव को पूछताछ के लिए समन जारी हुआ। देश की राजनीति में भूचाल आ गया। पहली बार एक केंद्रीय नेता पर इतना बड़ा आरोप लगा था। जब विक्रमदेव जांच एजेंसी के सामने पेश हुए, उनके चेहरे की दृढ़ता में दरारें साफ दिख रही थीं। कहानी अब निर्णायक मोड़ पर थी। गुरु और शिष्य आमने सामने थे। सत्ता और सत्य की अंतिम टक्कर बस शुरू ही हुई थी और आकाश, किसान का बेटा, एक बार फिर इतिहास लिखने की कगार पर खड़ा था। जांच एजेंसी के दफ्तर के बाहर मीडिया का सैलाब उमड़ा हुआ था। कैमरों की चमक और रिपोर्टरों की आवाजों के बीच विक्रमदेव की कार धीरे धीरे अंदर दाखिल हुई।
कभी जिनके नाम से राजनीतिक गलियारे कांपते थे, आज वही नेता पूछताछ के लिए आए थे। देश की निगाहें इस टकराव पर टिकी थीं। मुख्यमंत्री आवास में बैठा आकाश हर पल की खबर ले रहा था। उसके चेहरे पर शांति थी, पर भीतर भावनाओं का तूफान चल रहा था। यह सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं थी, यह विश्वास और विश्वासघात के बीच की रेखा थी। उसी समय रचना सिंह का संदेश आया, सर पूछताछ में वे सहयोग नहीं कर रहे, लेकिन हमारे पास जो डिजिटल सबूत हैं वे काफी मजबूत हैं। आकाश ने जवाब दिया, कानून को अपना रास्ता तय करने दीजिए, लेकिन राजनीति में रास्ते सीधी रेखा में नहीं चलते। शाम होते होते खबर फैली कि कुछ विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सरकार अल्पमत में आ सकती थी। विपक्ष ने तुरंत अविश्वास प्रस्ताव की मांग कर दी। सत्ता की कुर्सी डगमगाने लगी। सिया ने आकाश को देखा। अगर सरकार गिर गई तो? आकाश मुस्कुराया, तो भी सच नहीं गिरेगा। इसी बीच एक और चौंकाने वाली घटना घटी। सुरेश, वही ड्राइवर जिसने पेनड्राइव दी थी, अचानक लापता हो गया। उसका फोन बंद था, घर खाली मिला। जांच एजेंसी के अधिकारियों को शक हुआ कि उसे अगवा कर लिया गया है। आकाश को यह खबर मिली तो उसका दिल धक से रह गया। अगर सुरेश नहीं मिला तो केस कमजोर हो सकता था। रात गहराते ही एक अज्ञात ईमेल आया। उसमें एक वीडियो क्लिप थी। वीडियो में सुरेश को बांधकर रखा गया था और पीछे से आवाज आई, अगर केस वापस नहीं लिया गया तो अगली खबर उसकी होगी। यह सीधी चुनौती थी। आकाश ने तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को सक्रिय किया। हर संभावित ठिकाने पर छापे मारे गए। शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने गोदाम से सुरेश को सुरक्षित निकाल लिया गया। वह डरा हुआ था, लेकिन जिंदा था। उसने बताया कि अपहरण करने वालों ने उसे बयान बदलने के लिए मजबूर किया था, पर मैंने मना कर दिया, उसने कांपती आवाज में कहा। यह खबर फैलते ही जनता का गुस्सा फूट पड़ा। अब यह सिर्फ घोटाले की बात नहीं रही थी, यह न्याय की लड़ाई बन चुकी थी। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू हुई। विपक्ष ने आरोपों की बौछार कर दी। माहौल गर्म था। आकाश शांत बैठा सब सुनता रहा। जब उसे बोलने का मौका मिला तो उसने कहा, आज फैसला मेरी सरकार का नहीं, आपके अंतःकरण का है। अगर सत्य की राह पर चलना अपराध है तो मैं यह अपराध स्वीकार करता हूं। पूरा सदन सन्न रह गया। मतदान हुआ। परिणाम सांस रोक देने वाला था। कुछ निर्दलीय विधायकों ने अंतिम क्षण में आकाश का समर्थन कर दिया। सरकार बहुत कम अंतर से बच गई, लेकिन जीत अधूरी थी। अगले दिन जांच एजेंसी ने विक्रम देव को आधिकारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। यह ऐतिहासिक क्षण था। देश भर में बहस छिड़ गई। क्या यह राजनीतिक बदला है या न्याय? आकाश ने किसी प्रकार की टिप्पणी से इनकार कर दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, कानून ने अपना काम किया है। पर असली झटका अभी बाकी था। रचना सिंह ने देर रात एक और रिपोर्ट पेश की। सर, हमें पता चला है कि इस पूरे घोटाले का नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैला हुआ है। विदेशी कंपनियों के जरिए पैसा बाहर भेजा गया है और एक नाम और सामने आया है। आकाश ने चिंतित होकर पूछा, कौन? आपके सबसे करीबी सलाहकार निखिल मेहरा। यह सुनते ही आकाश जैसे पत्थर का हो गया। निखिल, जो कॉलेज के दिनों से उसका दोस्त था, जिसने चुनावी रणनीति बनाई, जो हर संकट में उसके साथ खड़ा रहा, क्या वही भी इस साजिश का हिस्सा था? उसने तुरंत निखिल को बुलाया। कमरे में आमने सामने बैठकर दोनों कुछ पल चुप रहे। क्या यह सच है? आकाश ने सीधे पूछा। निखिल की आंखें झुक गईं। मैंने सोचा था कुछ लेन देन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब करते हैं, मैंने गलती की। आकाश का दिल टूट गया। तुम्हें पता है, यह सिर्फ गलती नहीं, विश्वासघात है। निखिल ने सिर झुका लिया। मैं सजा भुगतने को तैयार हूं। उस रात आकाश अकेले छत पर खड़ा आसमान देखता रहा। सत्ता के शिखर पर खड़े होकर उसने महसूस किया कि हर कदम के नीचे कांटे हैं। सच की राह पर चलना जितना महान लगता है, उतना ही दर्दनाक भी होता है। सुबह उसने फैसला किया, निखिल को भी जांच के लिए सौंप दिया जाएगा। कोई अपवाद नहीं। यह कदम जनता के बीच उसकी छवि को और मजबूत कर गया, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर वह भीतर से टूट चुका था। राज्य में अब एक नई उम्मीद की लहर थी। किसान फिर से अपने खेतों में लौटने लगे। सरकार ने पारदर्शी भूमि सुधार कानून लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। लेकिन कहानी का आखिरी मोड़ अभी बाकी था। एक गुप्त रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि घोटाले के पीछे असली उद्देश्य सिर्फ जमीन हड़पना नहीं था। योजना यह थी कि राज्य की रणनीतिक जमीन विदेशी कंपनियों को देकर एक राजनीतिक अस्थिरता पैदा की जाए, ताकि केंद्र और राज्य के बीच टकराव बढ़े।
यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, एक बड़ी साजिश थी। आकाश ने राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों से संपर्क किया। मामला अब राज्य की सीमा से बाहर निकल चुका था और उसी रात जब सबको लगा कि हालात काबू में है, मुख्यमंत्री आवास के बाहर फिर से गोलियों की आवाज गूंजी। सुरक्षाकर्मी दौड़े, अफरा तफरी मच गई। कहानी एक और भयावह मोड़ पर आ चुकी थी। आकाश किसान का बेटा अब सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं था, वह एक ऐसी लड़ाई का चेहरा बन चुका था जिसमें सत्ता, साजिश और राष्ट्र की सुरक्षा दांव पर थी। गोलियों की आवाज ने रात की खामोशी चीर दी थी। मुख्यमंत्री निवास के बाहर अफरा तफरी मच गई। सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत पूरे इलाके को घेर लिया। कुछ हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गए, लेकिन एक युवक घायल अवस्था में पकड़ा गया। आकाश उस समय अपने अध्ययन कक्ष में था। सुरक्षा अधिकारी ने आकर कहा, सर, यह सीधा हमला था, आपको निशाना बनाया गया था। आकाश कुछ पल शांत रहा। उसे अब डर नहीं बल्कि एक अजीब दृढ़ता महसूस हो रही थी। उसने कहा, उसे जिंदा रखिए, सच उसके पास है। घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया। पूछताछ में उसने जो बताया वह और भी चौंकाने वाला था। उसे पैसे देकर भेजा गया था और भुगतान एक विदेशी खाते से हुआ था, लेकिन असली आदेश एक कोड नाम से आया था, प्रोजेक्ट अग्नि। यह नाम पहली बार सामने आया था। रचना सिंह ने तुरंत साइबर टीम को सक्रिय किया। कई घंटों की जांच के बाद पता चला कि प्रोजेक्ट अग्नि कोई साधारण कोड नहीं, बल्कि एक गुप्त ऑपरेशन का नाम था, जिसका उद्देश्य राज्य में अस्थिरता फैलाकर आपात राजनीतिक हालात पैदा करना था। आकाश को समझ में आने लगा कि यह लड़ाई सिर्फ घोटाले की नहीं, व्यवस्था को गिराने की साजिश है। उसी समय केंद्र से एक उच्च स्तरीय अधिकारी मिलने आया। उसने धीमे स्वर में कहा, आपकी जान को गंभीर खतरा है। सुझाव है कि आप कुछ समय के लिए सार्वजनिक कार्यक्रम रोक दें। आकाश ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, अगर मैं छिप गया तो डर जीत जाएगा। लेकिन खतरा सिर्फ बाहर से नहीं था। रचना सिंह ने एक और रिपोर्ट रखी। सर, हमें शक है कि आपकी सुरक्षा टीम में भी कोई अंदरूनी व्यक्ति सूचना लीक कर रहा है। यह सुनते ही माहौल भारी हो गया। अब दुश्मन पहचान से बाहर था। आकाश ने गुप्त रूप से सुरक्षा टीम की जांच के आदेश दिए। 2 दिन बाद सच्चाई सामने आई। मुख्यमंत्री के एक निजी अंगरक्षक कर्ण मल्होत्रा को भारी रकम दी गई थी। वही मुख्यमंत्री की गतिविधियों की जानकारी बाहर भेज रहा था। जब कर्ण को गिरफ्तार किया गया, उसने स्वीकार किया कि उसे लगा था कि यह सिर्फ राजनीतिक खेल है। मुझे नहीं पता था कि मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा है, उसने सफाई दी। अब साजिश की परतें खुल रही थीं। इसी बीच विधानसभा में एक और हलचल मची। कुछ विधायकों ने दावा किया कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश हो सकती है, क्योंकि हालात अस्थिर हैं। यह सुनकर जनता में बेचैनी फैल गई। आकाश समझ गया कि यह प्रोजेक्ट अग्नि का अगला चरण है, राज्य सरकार को असफल साबित कर गिरा देना। उसने तुरंत एक ऐतिहासिक कदम उठाया। राज्य के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस प्रमुखों की आपात बैठक बुलाई। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा, हम कानून के दायरे में रहकर हर साजिश का जवाब देंगे। किसी निर्दोष को नुकसान नहीं होगा, लेकिन दोषी बचेंगे भी नहीं। बैठक के बाद उसने एक और चौंकाने वाला फैसला लिया। राज्य की सभी बड़ी सरकारी परियोजनाओं की लाइव ऑनलाइन मॉनिटरिंग शुरू की जाएगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। यह कदम जनता के बीच बहुत लोकप्रिय हुआ। सोशल मीडिया पर समर्थन की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन उसी रात रचना सिंह को एक गुप्त सूचना मिली। प्रोजेक्ट अग्नि का मास्टर सर्वर शहर के बाहरी इलाके में एक परित्यक्त टेक पार्क में छिपा है। आकाश ने बिना देर किए ऑपरेशन की मंजूरी दी। आधी रात को विशेष टीम ने टेक पार्क को घेर लिया। भीतर हाईटेक उपकरण लगे थे और कुछ लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। मुठभेड़ के बाद सर्वर जब्त कर लिया गया। डाटा रिकवर होते ही सच्चाई सामने आई। यह साजिश कई प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय लॉबियों और कुछ देशी नेताओं की मिलीभगत से रची गई थी। उद्देश्य था राज्य की कृषि भूमि पर नियंत्रण और राजनीतिक अस्थिरता। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब डाटा में एक ऑडियो संदेश मिला। उसमें विक्रमदेव की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जिसमें वह कह रहे थे, अगर राज्य में अराजकता फैलेगी तो केंद्र को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। यही असली खेल है। अब सबूत अटल थे। सुबह होते ही देश भर में खबर फैल गई।
केंद्र सरकार पर भी दबाव बढ़ गया कि मामले की निष्पक्ष जांच हो। आकाश ने प्रेस को संबोधित किया। यह लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं, राज्य और उसके किसानों की है। हम डरेंगे नहीं। लेकिन उसकी आवाज में थकान साफ झलक रही थी। पिछले कई महीनों से वह निरंतर संघर्ष कर रहा था। उसी शाम उसे गांवों से एक खबर मिली। उसकी मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। आकाश तुरंत अस्पताल पहुंचा। मां ने कमजोर हाथों से उसका चेहरा छुआ और कहा, बेटा तू जो कर रहा है वह सही है, डर मत। उन शब्दों ने उसे नई शक्ति दी। बाहर मीडिया इंतजार कर रहा था। राज्य की राजनीति उफान पर थी। प्रोजेक्ट अग्नि का खुलासा अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका था। लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी। सर्वर के डाटा में एक एनक्रिप्टेड फाइल मिली थी जो अभी तक खुल नहीं पाई थी। साइबर विशेषज्ञों का कहना था कि उसमें अंतिम चरण की योजना छिपी हो सकती है। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे थे, रचना सिंह का फोन फिर बजा। सर, फाइल डिक्रिप्ट हो गई है। आकाश की धड़कन तेज हो गई। क्या है उसमें? रचना की आवाज कांप रही थी। सर, उसमें आपके खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र दर्ज है और समय बहुत कम है। आकाश खिड़की के पास खड़ा हो गया। दूर शहर की रोशनी चमक रही थी। एक किसान का बेटा, जो कभी सूखे खेतों में सपने देखता था, अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां उसका हर फैसला इतिहास लिख सकता था या इतिहास मिटा भी सकता था। आने वाला क्षण निर्णायक था। रात के 12:30 बज रहे थे। मुख्यमंत्री निवास के अध्ययन कक्ष में केवल एक लैंप जल रहा था। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। रचना सिंह सामने लैपटॉप खोले बैठी थीं। स्क्रीन पर वही डिक्रिप्ट की गई फाइल खुली थी। आकाश ने धीमे स्वर में कहा, बताइए। रचना ने गहरी सांस ली। सर, यह सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है। इसमें आपके खिलाफ एक फर्जी आपराधिक केस दर्ज कराने, आपके बैंक खातों में अवैध ट्रांजैक्शन दिखाने और आपकी हत्या को आंतरिक सुरक्षा विफलता साबित करने की पूरी योजना है। कमरे में सन्नाटा छा गया। फाइल में विस्तृत टाइमलाइन थी। पहले चरण में राज्य में दंगे भड़काने थे। दूसरे चरण में मुख्यमंत्री पर प्रशासनिक विफलता का आरोप लगाना था और तीसरे चरण में दुर्घटनावश उनकी मौत। आकाश ने आंखें बंद कर लीं। कुछ पल के लिए उसे अपने गांव का खेत याद आया, जहां हवा में सरसों की खुशबू घुली रहती थी। फिर उसने आंखें खोलीं। उनमें डर नहीं, एक अडिग शांति थी। तो खेल आखिरी चरण में है, उसने कहा। रचना ने सिर हिलाया। और समय बहुत कम है। कल राजधानी में बड़ी किसान रैली है। भीड़ में अराजक तत्व घुसाने की योजना है। आकाश समझ गया। उसे निशाना भी बनाया जाएगा और दोष भी उसी पर डाला जाएगा। सुबह होते ही उसने अप्रत्याशित कदम उठाया। रैली रद्द करने के बजाय उसने घोषणा की कि वह खुद खुले मंच से जनता के बीच जाएगा, बिना बुलेट प्रूफ कांच के। सुरक्षा अधिकारियों ने विरोध किया। सर, यह आज से आत्मघाती कदम हो सकता है। आकाश मुस्कुराया। किसान का बेटा डरकर नहीं जी सकता। रैली का दिन आया। राजधानी का मैदान लाखों किसानों से भरा था। दूर दूर तक सिर्फ झंडे और नारों की गूंज। मीडिया लाइव प्रसारण कर रहा था। आकाश मंच पर पहुंचा। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, भीड़ के बीच अचानक हलचल मची। कुछ लोग पत्थर फेंकने लगे। अफवाह फैल गई, मुख्यमंत्री पर हमला। सुरक्षा बल सक्रिय हो गए, पर उसी क्षण आकाश ने माइक पर जोर से कहा, कोई भागे नहीं। यह साजिश है। उसकी आवाज गूंज गई। भीड़ रुक गई। इसी बीच सुरक्षा टीम ने भीड़ में छिपे कुछ संदिग्धों को पकड़ लिया। उनके पास हथियार और नकली पहचान पत्र थे। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें दंगा भड़काने के लिए भेजा गया था। लाइव टीवी पर सब कुछ प्रसारित हो रहा था। तभी रचना सिंह का संदेश आया। सर, अभी अभी खबर मिली है। आपके काफिले के रास्ते में एक ट्रक खड़ा है, जिसमें विस्फोटक होने की आशंका है। आकाश ने तुरंत निर्णय लिया। उसने मंच से घोषणा की, मैं अभी इसी मैदान से पैदल निकलूंगा और जनता के बीच से होकर जाऊंगा। यह अप्रत्याशित था। साजिश करने वालों की योजना धरी रह गई। कुछ ही घंटों में सुरक्षा एजेंसियों ने उस ट्रक से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए। अब प्रमाण निर्विवाद थे। शाम तक देश भर में यह खबर फैल चुकी थी कि मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश नाकाम कर दी गई। केंद्र सरकार पर भी भारी दबाव बना। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने प्रोजेक्ट अग्नि को आतंक और राष्ट्र विरोधी साजिश घोषित किया।
विक्रमदेव, जो पहले से हिरासत में थे, अब इस नई साजिश के मुख्य आरोपी बन गए। उनके कई सहयोगी गिरफ्तार हुए। अंतर्राष्ट्रीय कड़ियां भी उजागर हो गईं। लेकिन असली भावनात्मक क्षण तब आया जब आकाश देर रात अस्पताल पहुंचा, जहां उसकी मां भर्ती थीं। उसने उनका हाथ थामा। माँ ने धीमे से कहा, तू बच गया, भगवान का शुक्र है। आकाश की आंखों से आंसू बह निकले। माँ, मैं इसलिए बचा क्योंकि सच मेरे साथ था। कुछ महीनों बाद अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। विक्रमदेव और उनके सहयोगियों को कठोर सजा मिली। प्रोजेक्ट अग्नि का नेटवर्क ध्वस्त कर दिया गया। राज्य में नए भूमि सुधार कानून लागू हुए। किसानों को उनका हक मिला। पारदर्शिता की नई व्यवस्था ने प्रशासन को बदल दिया। एक दिन आकाश अपने गांव लौटा। वही खेत, वही पगडंडी, लेकिन इस बार सूखी धरती नहीं, हरियाली थी। उसने अपने पिता की कब्र पर फूल चढ़ाए। आपने सिखाया था, सत्य की राह कठिन होती है, उसने मन ही मन कहा, पर जीत उसी की होती है। पास खड़े बुजुर्ग हरिराम बोले, बेटा, तूने साबित कर दिया कि किसान का बेटा अगर ठान ले तो इतिहास बदल सकता है। सूरज ढल रहा था। खेतों पर सुनहरी रोशनी फैल गई थी। आकाश ने दूर क्षितिज की ओर देखा। उसकी यात्रा एक किसान से मुख्यमंत्री बनने तक की थी, लेकिन असली जीत कुर्सी की नहीं थी। वह थी विश्वास की, न्याय की, और उस मिट्टी की जिसने उसे जन्म दिया था। फैसले के बाद लगा था कि सब कुछ शांत हो जाएगा। अदालत का ऐतिहासिक निर्णय, प्रोजेक्ट अग्नि का पर्दाफाश, भूमि सुधार कानूनों का लागू होना, राज्य में स्थिरता लौटती दिखाई दे रही थी। लेकिन इतिहास गवाह है, जब कोई व्यवस्था बदलती है तो उसके मलबे के नीचे कुछ अंगारे दबे रह जाते हैं। आकाश अब पहले से अधिक सतर्क था। मुख्यमंत्री होने के बावजूद उसने अपनी दिनचर्या नहीं बदली। हर सप्ताह एक दिन वह बिना पूर्व सूचना के किसी न किसी गांव में पहुंच जाता। अधिकारियों को इसकी भनक भी नहीं लगती। एक सुबह वह अचानक सीमावर्ती जिले के एक छोटे से गांव भैरवपुर पहुंचा। वहां के किसानों ने नई योजना के तहत मिले पानी से पहली बार 2 फसलें उगाई थीं। खेतों में हरियाली थी, लेकिन लोगों की आंखों में अब भी एक डर छिपा था। गांव के युवक अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा, साहब, हमें जमीन तो मिल गई, पर बाजार में हमारी फसल के दाम गिरा दिए जा रहे हैं। कुछ बड़े व्यापारी मिलकर खेल कर रहे हैं। आकाश चुप हो गया। उसे समझ में आ गया कि साजिश का रूप बदल गया है। अब सीधा हमला नहीं, आर्थिक दबाव। राजधानी लौटते ही उसने कृषि विभाग और आर्थिक अपराध शाखा की संयुक्त बैठक बुलाई। जांच में सामने आया कि कुछ कॉरपोरेट कंपनियां, जो पहले प्रोजेक्ट अग्नि से जुड़ी थीं, अब अलग नामों से बाजार में सक्रिय थीं। वे किसानों की उपज सस्ते में खरीदकर भंडारण कर रही थीं और कृत्रिम कमी पैदा कर रही थीं। यह एक नया युद्ध था, बिना गोली, बिना धमाके। इसी बीच मीडिया में एक और सनसनी फैल गई। एक निजी चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन चलाया, जिसमें दिखाया गया कि मुख्यमंत्री के एक रिश्तेदार ने सरकारी ठेके में हस्तक्षेप किया है। विपक्ष ने तुरंत आरोप लगाए, सुधार सिर्फ दिखावा है। आकाश ने वीडियो देखा। पहली नजर में आरोप गंभीर लग रहे थे। उसने बिना देर किए उस रिश्तेदार को सार्वजनिक रूप से जांच के लिए सौंप दिया। सिया ने पूछा, हर बार तुम खुद को ही कटघरे में क्यों खड़ा कर देते हो? आकाश ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि अगर मैं दूसरों से जवाबदेही मांगता हूं तो खुद को उससे ऊपर नहीं रख सकता। जांच में सच सामने आया। वीडियो के कुछ हिस्से एडिट किए गए थे। स्टिंग ऑपरेशन एक भुगतान की गई साजिश थी। चैनल के मालिक के विदेशी खातों का लिंक उसी पुराने नेटवर्क से जुड़ा निकला। लेकिन यह सब सामने आने में समय लगा, और उस समय ने आकाश को भीतर से थका दिया। उधर राष्ट्रीय राजनीति में हलचल थी। केंद्र में चुनाव की आहट सुनाई देने लगी थी। कुछ लोग आकाश को राष्ट्रीय स्तर पर लाने की बात कर रहे थे। सोशल मीडिया पर देश का नेता कैसा हो जैसे नारे चलने लगे। एक रात विक्रमदेव से जेल में मिलने का संदेश आया। कानूनी औपचारिकताओं के बाद मुलाकात तय हुई। जेल के उस कमरे में दोनों आमने सामने बैठे। अब विक्रमदेव के चेहरे पर पहले जैसी चमक नहीं थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुम जीत गए आकाश। आकाश ने उत्तर दिया, यह जीत नहीं, न्याय था। विक्रमदेव कुछ पल चुप रहे। तुम समझते नहीं, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। जिन शक्तियों को तुमने छुआ है वे बहुत बड़ी हैं। आकाश ने उनकी आंखों में देखा। अगर डरना होता तो किसान का बेटा राजनीति में नहीं आता। मुलाकात खत्म हुई, लेकिन शब्द कानों में गूंजते रहे। कुछ दिनों बाद रचना सिंह ने एक और रिपोर्ट दी। सर, अंतर्राष्ट्रीय लॉबी ने अब सोशल मीडिया के जरिए
दुष्प्रचार अभियान शुरू किया है। आपके खिलाफ फर्जी वीडियो, झूठी खबरें सब तैयार हो रहे हैं। आकाश ने कहा, तो हमें भी पारदर्शिता और सच्चाई से जवाब देना होगा। उसने एक नई पहल की, जन संवाद पोर्टल। अब कोई भी नागरिक सीधे अपनी शिकायत और सुझाव ऑनलाइन दर्ज कर सकता था और उसकी प्रगति सार्वजनिक रूप से दिखती थी। यह कदम क्रांतिकारी साबित हुआ। युवा वर्ग ने इसे हाथों हाथ लिया। लेकिन उसी दौरान एक अप्रत्याशित घटना घटी। राजधानी के पुराने सचिवालय भवन में अचानक आग लग गई। आग ने कई पुराने रिकॉर्ड जला दिए, वे रिकॉर्ड जो भूमि घोटाले के शुरुआती दस्तावेज थे। जांच में पाया गया कि आग शॉर्ट सर्किट नहीं, सुनियोजित थी। आकाश को समझ आ गया, कुछ लोग अब भी सबूत मिटाने में लगे हैं। उसने तुरंत आदेश दिया कि सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों का डिजिटल बैकअप देश के अलग अलग सुरक्षित सर्वरों पर रखा जाए। साथ ही राज्य में व्हिसलब्लोअर सुरक्षा कानून लागू किया गया। धीरे धीरे जनता का विश्वास और मजबूत होता गया। एक शाम जब आकाश अपने गांव के खेत में खड़ा था, उसके पास वही अर्जुन आया। उसने कहा, साहब, हमने इस बार अपनी फसल सीधे सहकारी मंडी में बेची, अच्छा दाम मिला। आकाश के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसे लगा असली जीत यही है, जब किसान खुद अपने पैरों पर खड़ा हो। सूरज ढल रहा था, हवा में मिट्टी की खुशबू थी, लेकिन दूर कहीं बादलों की हल्की गड़गड़ाहट भी सुनाई दे रही थी, जैसे संकेत कि संघर्ष कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। आकाश ने आकाश की ओर देखा। उसने जाना कि उसकी कहानी अभी जारी है, क्योंकि सत्ता से बड़ा लक्ष्य है व्यवस्था को बदलना। और जब तक अन्याय की कोई चिंगारी बाकी है, तब तक किसान का बेटा तैयार है, फिर एक नई लड़ाई के लिए। सर्दियों की हल्की धूप राजधानी पर फैली हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय के भीतर माहौल फिर से गंभीर था। सचिवालय में लगी आग की घटना ने बहुत कुछ जला दिया था, सिर्फ कागज नहीं बल्कि कई छिपे हुए सच भी। हालांकि डिजिटल बैकअप से अधिकतर दस्तावेज सुरक्षित थे, फिर भी कुछ शुरुआती फाइलें हमेशा के लिए खो चुकी थीं। आकाश खिड़की के पास खड़ा था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि विरोधी अब सीधी टक्कर नहीं, बल्कि धीरे धीरे व्यवस्था को कमजोर करने की रणनीति अपना रहे हैं। उसी समय रचना सिंह अंदर आईं। उनके चेहरे पर चिंता थी। सर, हमें पुख्ता जानकारी मिली है कि कुछ अधिकारी जो पहले घोटाले में शामिल थे, अब नई पहचान के साथ सिस्टम में वापस घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रांसफर और पोस्टिंग के जरिए। आकाश ने मुड़कर पूछा, कितने लोग? कम से कम 8 नाम सामने आए हैं, और उनमें से 2 बहुत वरिष्ठ हैं। यह साफ था, जड़ें अभी पूरी तरह कटी नहीं थीं। आकाश ने तुरंत एक नई नीति की घोषणा की। हर वरिष्ठ अधिकारी की संपत्ति और सेवा रिकॉर्ड की वार्षिक सार्वजनिक समीक्षा। यह कदम अभूतपूर्व था। कई ईमानदार अधिकारियों ने राहत की सांस ली, लेकिन जिनके दामन पर दाग थे, उनके चेहरे उतर गए। इसी बीच राज्य में एक और संकट खड़ा हो गया, इस बार प्राकृतिक। अचानक आई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने कई जिलों की फसल बर्बाद कर दी। किसान, जिन्होंने पहली बार राहत महसूस की थी, फिर संकट में थे। विपक्ष ने तुरंत आरोप लगाया, सरकार सिर्फ भाषण देती है, जमीन पर तैयारी नहीं है। आकाश बिना देरी किए प्रभावित इलाकों में पहुंचा। कीचड़ से भरे खेतों में खड़े होकर उसने किसानों से बात की। एक वृद्ध किसान रोते हुए बोला, साहब, इस बार तो उम्मीद जगी थी, सब खत्म हो गया। आकाश की आंखें नम हो गईं। उसे अपने बचपन के दिन याद आए, जब एक बारिश पूरे साल की मेहनत डुबो देती थी। राजधानी लौटकर उसने आपात बैठक बुलाई। निर्णय हुआ कि तुरंत राहत पैकेज घोषित किया जाएगा। लेकिन आकाश यहीं नहीं रुका। उसने कृषि वैज्ञानिकों और मौसम विशेषज्ञों की टीम गठित की, ताकि भविष्य के लिए एक स्थायी बीमा और आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली बनाई जा सके। कुछ ही हफ्तों में स्मार्ट कृषि सुरक्षा मिशन शुरू हुआ। सैटेलाइट डेटा, मोबाइल अलर्ट और सीधे बैंक खाते में मुआवजा। यह पहल राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गई। लेकिन साजिश की छाया अभी भी मौजूद थी। एक रात खुफिया विभाग ने सूचना दी कि राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में कुछ संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं। हथियारों की छोटी खेप पकड़ी गई। जांच में सामने आया कि अस्थिरता फैलाने की कोशिश फिर से हो रही है, इस बार स्थानीय असंतुष्ट समूहों को भड़काकर। आकाश ने महसूस किया कि अब लड़ाई सिर्फ भ्रष्टाचार या राजनीति की नहीं, बल्कि विचारधारा और विश्वास की है। उसने एक और अनोखा कदम उठाया, राज्य के युवाओं के लिए मिट्टी संवाद यात्रा।
वह खुद कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाकर खुली चर्चा करने लगा। सवाल कठिन होते, आरोप सीधे होते, लेकिन वह हर सवाल का जवाब पारदर्शिता से देता। एक विश्वविद्यालय में एक छात्र ने पूछा, सर, क्या आपको कभी डर नहीं लगता? आकाश कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, डर तो लगता है, पर जब आप जानते हैं कि आप सही के लिए खड़े हैं तो डर पीछे रह जाता है। तालियों की गूंज पूरे सभागार में फैल गई। उधर जेल में बैठे विक्रम देव ने अचानक अदालत में याचिका दायर की। उन्होंने दावा किया कि प्रोजेक्ट अग्नि का असली मास्टरमाइंड कोई और है, एक अंतर्राष्ट्रीय कारोबारी समूह जिसका नाम अब तक सार्वजनिक नहीं हुआ था। यह नया मोड़ था। रचना सिंह ने जांच तेज की। कुछ दिनों बाद एक गुप्त रिपोर्ट सामने आई। वह कारोबारी समूह राज्य में बड़े निवेश की आड़ में जमीन और संसाधनों पर कब्जा जमाना चाहता था। राजनीतिक अस्थिरता उसके लिए लाभकारी थी।